नमस्कार। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता जा रहा है और वो दिलचस्प मोड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव के बीच अपना नया आकार ले रहा है। और हम आज की वीडियो में बात करेंगे जयंत चौधरी की। वही जयंत चौधरी जो एक समय तक इंडिया अलायंस के पार्ट हुआ करते थे, लेकिन पलट करके शतरंज की चाल में नई चाल चलते हुए नरेंद्र मोदी की एनडीए में शामिल हो गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी के एनडीए को जिताने की एक बड़ी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली और आज इतने घिर गए हैं। उनके पार्टी के बड़े नेता, उनके मीडिया इंचार्ज, इंडिया गठबंधन में उनकी पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी करने वाले बड़े नेता इस्तीफा दे रहे हैं और लोग ट्विटर पर, फेसबुक पर जयंत चौधरी के पुराने बयान जो किसान आंदोलन के वक्त भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए जयंत चौधरी के जितने बयान हैं, चौधरी अजीत सिंह के जितने बयान हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसको सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा रहे हैं और एक सवाल पूछ रहे हैं कि इन किसानों के शहीद होने का, किसान आंदोलन का, भारतीय जनता पार्टी के झूठ का और भारतीय जनता पार्टी के लूट का क्या जवाब देंगे जयंत चौधरी जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र में प्रचार करने जाएंगे। तो विश्लेषण आज की वीडियो में इस बात का करेंगे कि जयंत चौधरी कैसे बुरी तरह घिर गए और क्या जयंत चौधरी वह निभाने की स्थिति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत बचे हुए हैं जिसको उम्मीद की तरह एनडीए और मोदी ने देखा और इंडिया अलायंस से तोड़ करके अपने खेमे में जोड़ा। जी हां, वही नरेंद्र मोदी ने जो सदन में खड़े होकर बोलते थे, एक अकेला सब पर भारी, और एक अकेला इतना हारता है कि उसे जयंत चौधरी जैसी पार्टी का भी गठबंधन में साथ लेना पड़ रहा है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर के इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना पड़ रहा है। भारत रत्न ठीक है, कोई भी सरकार देती रही है, पहले भी देती रही। स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर के, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर के वो अकेला जो सब पर भारी होने का दावा करता है, उसका झूठ और कमजोरी पकड़ में आ गई कि वह जयंत चौधरी को अपने खेमे में मिलाने के लिए सारी कोशिश करता है। और जयंत चौधरी एक बयान देते हैं कि शतरंज की चाल में पिछली पार्टी, पिछला गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के ऊपर जयंत चौधरी आरोप लगाते हुए कहते हैं कि वो शतरंज की चाल में जैसे सामने वाला कमजोर पड़ रहा होता है, कमजोर दिखता है और फिर अचानक आपको हरा देता है। वो हमें बेगम दे रहे थे और हमसे राजा छीन रहे थे। तो उसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि शतरंज तो मैं खेलता नहीं, लेकिन शतरंज के हर खिलाड़ी को पता होगा कि दिन भर चले 2.5 कोस, घोड़े की 2.5 चाल में बीजेपी ने उस पार्टी को फंसा लिया जिस पार्टी को हम कितना कुछ आगे दे करके आए थे। और अखिलेश यादव ने सीधे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमला करते हुए जयंत चौधरी के ऊपर यह सवाल पूछा कि बताओ, हमारा और आपका कितना मजबूत साथ था। आप 0 विधायक पर थे। 22 के गठबंधन में समाजवादी पार्टी, और मैं फिर से कह रहा हूं कि कोई भी पार्टी जब किसी दूसरे पार्टी से गठबंधन करती है तो दोनों का फायदा होता है, दोनों को फायदा मिलता है। कभी कभी बसपा की तरह यह कह दिया जाता है कि 0 से 10 सांसद होने के बाद भी वोट ट्रांसफर नहीं हुआ और सपा से गठबंधन का बसपा को कोई फायदा नहीं हुआ, और लोग इसे मान भी लेते हैं। और बसपा के गठबंधन से सपा 5 की 5 ही रह गई। वैसे ही यह बात भी कही जा सकती है कि 0 विधायकों वाली जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी 9 विधायकों तक पहुंच गई। इतना कुछ किया, और जिस बीजेपी के खिलाफ गठबंधन करके वोट मांगा गया, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पैकेज मिल गया और उसी बीजेपी से आपने हाथ मिला लिया, उसी बीजेपी की शरण में चले गए, उसी के सामने दंडवत हो गए। यह अखिलेश यादव जी की जो ट्विस्ट है। उन्होंने पहले उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक सवाल किया, बताओ हम जिसे रुपया बनाना चाहते थे वो चवन्नी बन करके फिसल गया। राजनीति में कलाकारी ये होती है। किसी भी आप विपक्षी दल के नेता को देखिए, चाहे वो राहुल गांधी को आप देखिए, चाहे वो तेजस्वी यादव को, और अखिलेश यादव जी की तो इसमें महारत हासिल है
कि कैसे बात को इतना सलीके से कहना है कि चोट भी एकदम सटीक जगह पर लगे, दर्द भी बेतहाशा उठे, मगर कुछ कहते न बने। हिंदी साहित्य की दुनिया में इसे व्यंग हास्य व्यंग की विधा है। हरिशंकर परसाई उसके बड़े रचनाकार रहे और हरिशंकर परसाई बार बार कई बातें इस तरह से कहते हैं जिससे आप सिहर उठेंगे लेकिन आपको जवाब देते नहीं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को अखिलेश यादव ने 9 विधायक जीतने में मदद की और 9 विधायक होने के बावजूद 37 विधायक चाहिए एक राज्यसभा जाने के लिए। लेकिन 9 विधायक वाली पार्टी के नेता को अखिलेश यादव ने अपने गठबंधन के धर्म को निभाते हुए, मजबूती दिखाते हुए राज्यसभा भेजा, अपनी पार्टी के लोगों की नाराजगी सहते हुए। ये होता है गठबंधन धर्म, जो चौधरी अजीत सिंह शायद अपने जीवन में निभा नहीं पाए। लेकिन आखिरी दिनों में चौधरी अजीत सिंह को यह समझ में आ गया था कि बीजेपी जो नरेंद्र मोदी वाली बीजेपी है वो उन्हें कुछ नहीं देने वाली है। इसलिए एक जमाने में यूपीए बीजेपी यूपीए एनडीए करने वाले चौधरी अजीत सिंह भी अपने आखिरी दिनों में बीजेपी के खिलाफ खड़े थे और उनका ये भाषण बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो बार बार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलने वाला एक प्रधानमंत्री। क्या आप एक झूठे प्रधानमंत्री को फिर से सत्ता में लाना चाहते हैं? क्या आप इस तरह के झूठ बोलने वाले नरेंद्र मोदी को फिर से सरकार में आने देना चाहते हैं? और वैसे झूठे प्रधानमंत्री की बात कहने वाले नरेंद्र मोदी के साथ खुद जयंत चौधरी जाकर के गलबैयां कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वह जयंत चौधरी नरेंद्र मोदी के सामने यह अब कहते घूम रहे हैं, जो कि नरेंद्र मोदी उन्हें रैलियों में नहीं ले जा रहे। केवल मेरठ की रैली में हल को पीछे से हल्का सा छूते हुए एक तस्वीर आई। कई बार एक एक व्यक्ति हो जिसको सम्मानित करने के लिए बहुत सारे लोग सम्मान दे रहे हो, तो एक व्यक्ति होता है जो बहुत धीरे से पीछे से ऐसे करके हाथ लगा देता है कि अच्छा हमारा भी सम्मान उसी में हो जाए, हमको भी उसी में जोड़ लीजिए। जयंत चौधरी की इस तरह की तस्वीरें नरेंद्र मोदी के साथ मेरठ की रैली में है और मेरठ की रैली के बाद किसानों को समझाने और जाटों को समझाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जयंत चौधरी को काम पर लगा दिया। खुद अपने साथ कभी भी किसी भी रैली में नहीं ले जा रहे। उनकी रैलियों में बैठने के लिए जयंत चौधरी को जगह नहीं मिल रही, उनको नरेंद्र मोदी की रैलियों में बुलाया नहीं जा रहा और इस बात से खासा नाराज जयंत चौधरी के समर्थक अंदर अंदर बताए जा रहे। और जयंत चौधरी किसान के आंदोलन पर क्या कहते हैं, उनका पुराना इंटरव्यू लोग वायरल कर रहे हैं कि जिन्होंने 700 किसानों की शहादत करवाई वो किसानों से वोट किस नाम पर मांगेंगे? अगर आज के तारीख में मैं बीजेपी का साथ दे दूं, आज के तारीख में मैं बीजेपी के साथ खड़ा हो जाऊं, हमारे लोग कभी भी ऐसे लोगों को माफ नहीं करेंगे जो किसानों के आंदोलन को कुचलते हुए, किसानों के हक अधिकार की लड़ाई को दबाने के लिए, मुकदमे करने के लिए, आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए। और इस बार तो किसान पहुंच भी नहीं पाए दिल्ली तक। और जयंत चौधरी ये कहते हैं कि इस तरह की चीज को कैसे माफ किया जा सकता है, कैसे हम उन्हें भूल जाएं, कैसे हम बीजेपी का साथ दे दें। और वही जयंत चौधरी आज बीजेपी के लिए वोट मांगते फिर रहे हैं। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समीकरण देखिए बदल रहा है पहले और दूसरे चरण में। हालांकि बीजेपी ऐसी शातिर पार्टी है कि उसने जयंत चौधरी को साथ लिया, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर के इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए भी बहुत कुछ किया और अखिलेश यादव जी ने तंज करते हुए कहा कि एक पैकेज में बिक गए, किसान आंदोलन भूल गए, शहीद हुए किसानों का दर्द भूल गए, आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर पड़ने वाली लाठियों का दर्द भूल गए। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह से वो तस्वीरें आ रही हैं जहां बीजेपी के नेताओं को किसान अपने गांव में घुसने नहीं दे रहे, विरोध कर, और बिल्कुल फीका सा चुनाव चल रहा है, एकदम फीका, कोई उत्साह नहीं जनता में। खुद नरेंद्र मोदी में भी उतना उत्साह नहीं बचा है। हाँ, एक जगह बस उत्साह है, बिकी हुई मीडिया टेलीविजन चैनल, वही 400 पार की सरकार रोज बनाए जा रहा है। आपको वह उत्साह न प्रधानमंत्री के भाषण में दिखेगा, न मुख्यमंत्री के भाषण में दिखेगा, न गृह मंत्री के भाषण में दिखेगा। और जनता में तो कोई उत्साह नहीं, क्योंकि जनता 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है।
इसलिए पहला और दूसरा चरण जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, वहां बीजेपी के लिए मुश्किल आती दिख रही। अंदर अंदर बीजेपी के तमाम नेता इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं। आरएलडी के प्रशांत कन्नौजिया, आरएलडी के बड़े नेता, युवा नेता, एससी एसटी के प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जब इंडिया अलायंस बना था तो मीडिया कमेटी में विपक्षी दलों के गठबंधन की तरफ से आरएलडी का प्रतिनिधित्व करते हुए वो इंडिया गठबंधन में शामिल थे। आप इस बात से उनके कद को देखिए, एक सोशल एक्टिविस्ट, एक अम्बेडकराइट नौजवान, एक किसान, कमेरा मुल्क की आवाज, और आरएलडी के साथ जाकर के उन्होंने बहुत मजबूती से कई तरह के काम किए। लेकिन जब बीजेपी के सामने दंडवत हो गए जयंत चौधरी, तो प्रशांत कन्नौजिया जैसे बड़े नेता जयंत चौधरी का साथ छोड़ रहे हैं, और ऐसे कई नेता हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ पहले और दूसरे चरण के 60 वोटों के दबाव में भारतीय जनता पार्टी जैसी एक शातिर पार्टी, वो जानती है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को अगर आज ही टिकट घोषित कर देंगे तो जाट आंदोलन, किसान आंदोलन के साथ महिला पहलवानों का आंदोलन जो था, जिसे जाट समुदाय ने अपने स्वाभिमान पर ले लिया था, वह नाराजगी उनके भीतर बैठ सकती है कि फिर से इतने संगीन आरोप जिसके ऊपर लगे, बीजेपी ने उसे टिकट दे दिया। लेकिन बीजेपी ने आज तक कैसरगंज का टिकट ही घोषित नहीं किया, ताकि पहले और दूसरे चरण के वोट जब पड़ जाएं तब हम ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट घोषित कर देंगे कैसरगंज से, क्योंकि तीसरे या चौथे चरण में उनका वोट पड़ना है। बीजेपी ये काम करती है, बीजेपी जाटों को नाराज नहीं करने देना चाहती, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट नहीं सकती। इसलिए बीजेपी देखिए कैसे अब की बार 400 पार, ये हालत है आपकी। ऐसे आप राजनीति कर रहे हैं, इतना डर करके, इतना कमजोर पड़ करके, और इस कमजोरी और डर के चलते जयंत चौधरी वोट दिलाने में पहले और दूसरे चरण में कमजोर साबित होते जा रहे हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का खेल बदलता चला गया। बहुजन समाज पार्टी को यह माना जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी कहीं पहले की तरह फिर से वही कैंडिडेट उतारने की अपनी शैली ना अख्तियार कर ले, जिससे वो बीजेपी का वोट मजबूत कर दे, यानी जो सेकुलर वोट है, डेमोक्रेटिक वोट है या नॉन बीजेपी वोट है, उसमें बंटवारा हो जाए और बीजेपी को उसका फायदा मिल जाए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने कुछ जगहों को छोड़ करके इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इतना गजब का टिकट वितरण कर दिया है कि पहले और दूसरे चरण की कई सीटें बीजेपी हारने की स्थिति तक पहुंच गई है। देखिए अंतिम परिणाम क्या होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तक की परिस्थितियां ये बताती हैं कि जयंत चौधरी को अपने खेमे में लाकर, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर, किसानों की एमएसपी का कोई जिक्र न करके, क्या लिखा है अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने, किसानों की एमएसपी में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन किसान तो मांग रहे थे कानूनी गारंटी, किसान एमएसपी मांग रहे गारंटी, आपने किसानों को गारंटी पूरी की क्या? और बिना अपने घोषणा पत्र में डाले किसानों के आय दोगुनी होने का दावा किया था आपने, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी 2022 तक, और 2024 में जब आप अपना गारंटी पत्र ले आ रहे हैं तो उसमें आय की बात ही नहीं कर रहे, आंकड़े बता रहे हैं कि किसानों का कर्ज दोगुना हो गया। जो 47,000 प्रति किसान कर्ज था 2024 के पहले, वो 2024 तक आते आते 74,000 रुपए प्रति किसान कर्ज हो गया, दोगुना कर्ज हो गया, आय दोगुनी नहीं हुई। किसान पहले और दूसरे चरण में जयंत चौधरी की पार्टी से भी ये सवाल पूछेंगे, और बहुजन समाज पार्टी ने ऐसे कैंडिडेट उतार दिए जिससे जयंत चौधरी की पॉलिटिक्स पर एक मुश्किल आन पड़ी है, क्योंकि वो वोट जो एंटी बीजेपी वोट है अब उसमें डिवाइड होता दिख रहा है। अब तक जो सोचा जा रहा था वो बीजेपी वोट में डिवाइड हो रहा है और एंटी बीजेपी वोट कंसोलिडेट हो रहा है। मिसाल के तौर पर मुजफ्फरनगर की सीट को ले लीजिए, मुजफ्फरनगर की सीट पर आरएलडी के उम्मीदवार नहीं है,
बीजेपी के संजीव बालियान है, वही आरएलडी कहती थी कि मुजफ्फरनगर सीट कैसे छोड़ दें जो चौधरी अजीत सिंह की है, और समाजवादी पार्टी से लड़ गए कि नहीं भाई मुजफ्फरनगर सीट पे हमको बदला लेना है चौधरी अजीत सिंह को, जब पिछली बार धोखे से संजीव बालियान ने हराया था। हमें उस अपमान का बदला लेना है, इसलिए मुजफ्फरनगर सीट हर हाल में हमें चाहिए। और जैसे ही वो ढाई चाल चलते हुए बीजेपी के साथ अलायंस करते हैं, तो जहां समाजवादी पार्टी 7 सीटें दे रही थी उन्हें, मान लेते हैं कि 2-3 प्रत्याशी उन सीटों पर अपने दे रहे थे, लेकिन बीजेपी ने आपको केवल 2 प्रत्याशी दिया, 2 मिनिस्टर यहां बना दिया, एक आध मिनिस्टर का वादा किया होगा, पैकेज का वादा किया होगा। अखिलेश यादव बार बार कहते हैं पैकेज मिल गया और विचारधारा की लड़ाई खत्म हो गई। प्रशांत कनौजिया ने अपने इस्तीफे में यह बात खुल करके कही है कि जो सरकार दलित विरोधी हो, जो सरकार ओबीसी विरोधी हो, जो सरकार किसान विरोधी हो, जो सरकार नौजवान विरोधी हो, जो सरकार शिक्षा विरोधी हो, उस बीजेपी के साथ हम कैसे साथ दे सकते हैं। आज हमारा नागरिक धर्म कहता है कि आरएलडी से इस्तीफा दें और हम बीजेपी के खिलाफ काम करें। यह कहकर इस्तीफा देने वाले पश्चिमी उत्तर से बहुत सारे लोग, और वो जो लोग इस्तीफा नहीं दिए, जो पुराने कैडर हैं, वो जयंत चौधरी से एक सवाल पूछ रहे हैं कि भैया उसी मुजफ्फरनगर की सीट पर आपने समझौता कर लिया, जिसने चौधरी अजीत सिंह को अपने जीवन के आखिरी चुनाव में बेईमानी करके हराया। आप बोलते थे ये बात, और उस बेईमानी का बदला लेने की बात आप करते हुए अखिलेश यादव से लड़ रहे थे कि नहीं मुजफ्फरनगर सीट तो हमें चाहिए। आपने छोड़ दी नरेंद्र मोदी के सामने, और वो मुजफ्फरनगर सीट छोड़ दी और संजीव बालियान के लिए वोट मांग रहे। तो वहां का अपना कैडर नाराज हो गया कि जिसके लिए 10 साल विरोध में काम किया उसे कैसे हराएं। और अंदर अंदर जयंत चौधरी भी इस बात से नाराज बताए जा रहे हैं कि केवल मेरठ की रैली में कोने से हल थोड़ा सा छूने के लिए फोटो में आए और उसके बाद से बुलाए नहीं जा रहे बड़े बड़े रैलियों में, और यह बात उनके लिए अपमानजनक साबित हो रही है। और इसलिए माना जा रहा है कि जयंत चौधरी भी नाराज बताए जा रहे हैं कि पर्याप्त सम्मान नहीं मिल रहा है। पैकेज पर्याप्त मिल गया होगा तो सम्मान भी आपको चाहिए, पैसा भी लेंगे, पैकेज भी लेंगे, सम्मान भी लेंगे। बीजेपी सब कुछ नहीं देती, इसलिए वह सारी चीजें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले और दूसरे चरण में अब मुश्किल पैदा करती हुई दिख रही हैं। जयंत चौधरी की पॉलिटिक्स अब ऐसे मोड़ पर है कि बीजेपी उनका इस्तेमाल करने के लिए यूपी में मंत्री पद या केंद्र में मंत्री पद तो दे दे, लेकिन अब उन्होंने अपने राजनीतिक फैसले से अपनी पूरी पॉलिटिक्स को आगे के लिए संकट में ग्रस्त कर दिया है। और तमाम लोग बीजेपी के समर्थन में प्रचार करने से जाने से इतराज कर रहे हैं, असहज हैं, इसलिए वो उत्तेजना नहीं दिख रही है। आरएलडी आई रे वो गाना नहीं बज रहा है, क्योंकि आरएलडी के नेता ने पैकेज के सामने अपने जमीर, अपनी लड़ाई, अपने विचारधारा, चौधरी चरण सिंह के सपनों का भारत के टाटा बिरला की जागीर नहीं, ये भारत देश हमारा है, आज अंबानी अडानी की जागीर बनाने वाले लोगों के साथ खड़े हो गए जयंत चौधरी। इस तरह के बदले हुए परिदृश्य में ऐसा क्लियर दिख रहा है कि पहले और दूसरे चरण में बीजेपी मुजफ्फरनगर सीट हो, कैराना सीट हो, पीलीभीत सीट हो, बिजनौर की सीट हो, सहारनपुर की सीट हो, कम से कम इन 5 जगहों पर सीधे सीधे बीजेपी मुश्किल में फंसती दिख रही है। और अगर यही चुनाव परिणाम में तब्दील हुआ तो जयंत चौधरी का क्या होगा, ये आरएलडी के लोग भी बेहतर समझते होंगे। आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।